हेलो कप्तानों। कैसे हैं आप लोग? आप सभी अच्छे होंगे। और जो आपकी जंग आने वाली है उसकी आप प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। जंग का मतलब जो आपके एग्जाम है जिसके लिए आप दिन रात एक कर रहे हैं। कोई बच्चा इंदौर में बैठा है, कोई बच्चा दूर दराज सिटीज में, जैसे कोई भोपाल में है, कोई जबलपुर में है ना। तो सब बच्चे अपने मिशन के लिए अपने घर को छोड़कर बैठे हैं। और आप लोग, मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। ठीक, जैसा कि आपको पता है कि अभी जो क्लासेस चल रही है वो अपनी पॉलिटी की क्लासेस चल रही है। अगर देखा जाए रेगुलर बेसिस पे तो आज तीसरे नंबर की क्लास है। लेकिन इसके पहले अगर आप मेरे चैनल एग्जाम वाला विथ योगिता मुकाती पर ढूंढेंगे तो आपको जो संशोधन हुए हैं संशोधन मिल जाएंगे। अनुसूचियां, जितने भी पार्ट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, वो सब आपको उसमें मिल जाएंगे। ठीक, तो क्लास बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही है। जहां तक मैं जानती हूँ, मैं समझती हूँ कि एग्जाम बेस के आधार पर ये क्लासेस बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। मैंने इसमें कुछ भी नहीं छोड़ा है। जितना भी इम्पोर्टेंट मटेरियल था वो सब मैंने इसमें कंटेंट डाल दिया है। ठीक है, तो ये अभी बोलूंगी तो आपको विश्वास नहीं होगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एग्जाम आए तब आप पेपर देख लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा। ठीक, आज हम जो इस सीरीज के अंतर्गत आगे बढ़ने वाले हैं उसमें हम क्या पढ़ेंगे? संविधान की प्रस्तावना। चलिए समय को वेस्ट नहीं करते हैं और हम आगे की ओर बढ़ जाते हैं। प्रेम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आज हमारा टॉपिक है। इस टॉपिक को शुरू करेंगे और अंत तक इसे ले जाएंगे। अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर लें और आनंद ले सीरीज का। ठीक है, चलिए आज हम, जैसा फिर से बोल रही हूँ, आज हम प्रस्तावना पढ़ेंगे। प्रस्तावना के बारे में जितनी भी इम्पोर्टेंट चीजें हैं बेटा, जितनी भी इम्पोर्टेंट, वो सब मैंने इसमें डाल दी है। ठीक है, आप खुद ही अभी देख लीजिएगा। चलिए हम थोड़ा सा इसको रीड करते हैं। प्रस्तावना प्रेमबल को भारतीय संविधान का परिचय पत्र कहा जाता है ना। ये बहुत इम्पोर्टेंट लाइन है, आपको पता होना चाहिए। सन 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसमें संशोधन किया गया। मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहूंगी कि प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है और अभी तक मात्र एक ही बार प्रस्तावना में संशोधन हुआ है, जो कि कब हुआ है? 1976-42। क्वेश्चन आता है कि प्रस्तावना में अभी तक कितनी बार संविधान संशोधन हो चुका है? एक बार, तीन बार, पांच बार, सात बार। तो ये आपको पता होना चाहिए। जिसमें तीन नए शब्द जोड़े गए: समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। प्रस्तावना भारत के सभी नागरिकों के लिए काय काय की बात करती है? न्याय, स्वतंत्रता, समानता। लोगों के बीच भाईचारे को क्या करती है? बढ़ावा देती है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना जवाहरलाल नेहरू द्वारा बनाए गए पेश किया गया उद्देश्य प्रस्ताव, जो अगस्त प्रस्ताव के नाम से भी जाना जाता है, पर आधारित है। प्रस्तावना को सर्वप्रथम अमेरिकी संविधान में शामिल किया गया था। एक सेकेंड। इसके बाद कई देशों ने इसे अपनाया। संविधान विशेषज्ञ एन के फाल्कीवाला ने संविधान की प्रस्तावना को क्या कहा गया है? संविधान का परिचय पत्र। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। पूछा जाता है कि संविधान का परिचय पत्र किसने कहा, तो आपको फाल्कीवाला का यहाँ पर नाम लिखना है, याद रखना है या टिक लगाना है। ओके, चलिए। आखिरकार भारतीय संविधान की प्रस्तावना क्या है ना? प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट इज दिस? क्या है यह? पढ़ते हैं हम इसे। पूरी प्रियम्बल लिखी हुई है इसके अंतर्गत। ठीक, ये 3 नंबर में एमपीपीएससी मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, पढ़ लेते हैं इसे। हम भारत के लोग, मैं 2019 के पहले की बात कर रही हूँ।
हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए और इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति धर्म विश्वास व उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता अखंडता सुनिश्चित करने वाला बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियम और आत्मसमर्पित करते हैं। ये संविधान की क्या है? प्रस्तावना है, जिसका विवरण बोर्ड पर मैंने करा है, आप देख सकते हैं। यह आपको याद भी होनी चाहिए, ठीक है, ये याद भी होनी चाहिए। पूछ लेते हैं, मेंस के लिए काम की है, प्री के लिए कौन कौन से शब्द इसमें दिए हुए हैं वो आपको पता होना चाहिए। संविधान की जो हमारी प्रस्तावना है, इसमें अभी तक मात्र एक ही बार संशोधन हुआ है। चलिए, प्रस्तावना में उल्लेखित मुख्य शब्दों के अर्थ है ना, जैसे स्वतंत्रता हो गया, बंधुत्व हो गया, इनका अर्थ क्या है, ये अर्थ पता होना चाहिए। प्रायः एमसीक्यू में आ जाते हैं क्वेश्चन, इंटरव्यू में भी पूछे जाते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। देखिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का सिलेबस दिखता बहुत बड़ा है, लेकिन अगर आपको पता चल जाए कि किस पोर्शन से क्वेश्चन आ रहे हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपकी दुविधा कम हो जाती है। इसके लिए आपको सही शिक्षक का मार्गदर्शन चाहिए। ठीक, जो भी टीचर आपको अच्छा लगता है उस पे एक बार फेथ करें और कंटिन्यू फिर उसी को आप फॉलो करें। ऐसा नहीं कि आज उससे पढ़ रहे हैं, कल उससे पढ़ रहे हैं, तो फिर प्रॉब्लम आप लोगों के लिए क्रिएट हो सकती है। चलिए, हम भारत के लोग का क्या मतलब है वो आपको बताना है। देखिए, हम भारत के लोग मतलब क्या, शुरुआत इससे होता है कि हम भारत के लोग, प्रस्तावना की जो शुरुआत है वो यहीं से स्टार्ट होती है। इसका तात्पर्य यह है कि भारत एक प्रजातांत्रिक देश है, मतलब कि प्रजा का शासन है तथा भारत के लोग ही सर्वोच्च संप्रभु है। अतः भारतीय जनता को जो अधिकार मिले हैं वही संविधान का आधार है। अर्थात दूसरे शब्दों में भारतीय संविधान भारतीय जनता को समर्पित है ना। हम भारत के लोग मतलब क्या, हम भारत के लोग मतलब ये कि हमारा जो भारत है वो एक प्रजातांत्रिक देश है जहाँ पर जनता का ही शासन है। जनता का शासन कैसे, आप लोगों को पता है कि जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव है उनका इलेक्शन होता है और इलेक्शन भारत की जनता के द्वारा ही किया जाता है। जनता जिसे चाहेगी उसे ही क्या करेगी, शासक घोषित करेगी के। और अगर जनता चाहेगी तो सत्ता भी पलट कर देगी, तो जनता का शासन हुआ ना। देख सकते हैं आप लास्ट टाइम का मध्य प्रदेश का पहले क्या था, कौन सी सरकार थी, हाथ का पंजा था, फिर कौन आ गया, कमल का फूल। चलिए, कांग्रेस से कहाँ पे आ गए, बीजेपी पे। मतलब क्या हुआ, जनता ने क्या करा, सत्ता का परिवर्तन कर दिया। चलिए, संप्रभुता, इस शब्द का आशय है कि भारत ना तो किसी अन्य देश पर निर्भर है और ना ही किसी अन्य देश को का डोमिनियन है, इसके ऊपर और कोई शक्ति नहीं है और यह अपने आंतरिक और बाहरी जो मामले हैं उसका निराकरण या निस्तारण करने के लिए स्वतंत्र है। भारत जिससे चाहेगा उससे संधि करेगा, उस देश से संधि करेगा, जिस देश से उसको नाता नहीं रखना है वहां से नहीं रखेगा, क्योंकि वो क्या है, वो है संप्रभु राज्य। ठीक है, यही मतलब होता है कि हम किसी के डोमेनियन नहीं है, किसी के अंडर में नहीं है, हम स्वतंत्र है। समाजवादी, एक एक शब्द का मतलब पूरा लिखा है बोर्ड पर और समझाने की भी अच्छे से कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। समाजवादी शब्द का आशय यह है कि ऐसी संरचना जिसमें उत्पादन के मुख्य साधनों पूंजी जमीन संपत्ति आदि पर सार्वजनिक स्वामित्व या नियंत्रण के साथ क्या हो, वितरण में समतुल्य हो। ठीक है,
इसका मतलब होता है समाजवादी। चलिए आगे चलते हैं। स्वतंत्रता, स्वतंत्रता का मीनिंग क्या? यह स्वतंत्रता का तात्पर्य नागरिक स्वतंत्रता से है। स्वतंत्रता के अधिकार का इस्तेमाल संविधान में लिखी सीमाओं के भीतर ही किया जा सकता है। यह व्यक्ति के विकास के लिए अवसर प्रदान करता है। ठीक है, व्यक्ति को, नागरिक को स्वतंत्रता दी हुई है। बहुत सारी स्वतंत्रता का हमारे संविधान में विवरण है। मौलिक अधिकार है, उसके द्वारा भी बहुत सी स्वतंत्रता हमें मिली है। उसके बाद हमें देखा जाए तो आप देख सकते हैं आर्थिक, सामाजिक जो न्याय की स्वतंत्रता है, वो भी हमें मिली है। ठीक है, पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष राज्य शब्द का स्पष्ट रूप से संविधान में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। तथापि इसमें कोई संदेह नहीं है कि संविधान के निर्माता ऐसे ही राज्य की स्थापना करना चाहते थे। इसमें संविधान में अनुच्छेद 25 से 28 क्या दिया हुआ है? धार्मिक स्वतंत्रता अधिकार। 25 से 28 हमारे क्या है? फंडामेंटल राइट्स है, जिसके अंतर्गत हमें हमारे धर्म को मानने, है ना, धर्म के लिए चंदा इकट्ठा करने, ये सारी कुल मिलाकर जो धार्मिक प्रवृत्तियां हैं उसके लेके, उसको लेकर जो स्वतंत्रता हमें चाहिए वो इसके अंतर्गत दी गई है। भारतीय संविधान में पंथ निरपेक्षता की सभी अवधारणाएं विद्यमान है। अर्थात हमारे देश में सभी धर्म समान है, उन्हें सरकार का समान समर्थन प्राप्त है। कुल मिलाकर राज्य का अपना, देश का अपना कोई पर्सनल धर्म नहीं है। यहाँ पर रहने वाले सभी नागरिकों को अपने अपने धर्म को मानने की पूर्णतः स्वतंत्रता है। चलिए आगे चलते हैं। लोकतांत्रिक, लोकतांत्रिक का मतलब क्या? लोकतांत्रिक संविधान, संविधान की प्रस्तावना में लोकतांत्रिक शब्द का इस्तेमाल वृहद रूप से किया गया है, जिसमें न केवल राजनीतिक लोकतंत्र बल्कि सामाजिक, आर्थिक व सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र को भी शामिल किया गया है। जैसे कि वयस्क मताधिकार, सामाजिक चुनाव, कानून की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, भेदभाव का अभाव भारतीय राज्य व्यवस्था के लोकतांत्रिक लक्षण के स्वरूप है। मतलब लोकतांत्रिक इट मीन्स क्या, कि जो हमें मिल रहा है, जैसे कि हम वयस्क मताधिकार, है ना, 18 वर्ष की आयु में क्या दे सकते हैं? वोट दे सकते हैं, ये हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है। सामाजिक चुनाव, कानून की सर्वोच्चता, ये सब किस में आता है? लोकतांत्रिक में। ठीक है, उसके बाद क्षमता, भारतीय संविधान की प्रस्तावना हर नागरिक को स्थिति और अवसर की क्षमता प्रदान करती है, जिसका अभिप्राय समाज के किसी भी वर्ग के लिए विशेषाधिकार की अनुपस्थिति और बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति को समान अवसर प्रदान करना। क्षमता मतलब आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते, बिना भेदभाव को आप, बिना भेदभाव के आपको सभी को एक जैसा लेके चलना होगा। समानता होना मतलब कुल मिलाकर। बंधुत्व, इसका शाब्दिक अर्थ है भाईचारे की भावना। प्रस्तावना के अनुसार बंधुत्व में दो बातों को सुनिश्चित करना होगा। पहला व्यक्ति का सम्मान, है ना, किसको पढ़ रहे हैं हम? बंधुत्व को, बंधुत्व को, बंधुत्व को, भाईचारे की भावना, है ना, भाईचारे की भावना वही बंधुत्व। ठीक है, प्रस्तावना के अनुसार बंधुत्व में दो बातों को सुनिश्चित करना होगा। पहला व्यक्ति का सम्मान, दूसरा देश की एकता और अखंडता। मौलिक कर्तव्य में भी भाईचारे की भावना को प्रोत्साहित करने की क्या कही गई है? बात कही गई है। बंधुत्व मतलब मिल के रहना, भाईचारे के साथ रहना। एक मिनट। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट की ओर। गणतंत्र, प्रस्तावना में गणराज्य शब्द का उपयोग इस विषय पर प्रकाश डालता है
कि दो प्रकार की लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं जैसे कि वंशागत लोकतंत्र और लोकतंत्रीय गणतंत्र में से भारतीय संविधान के अंतर्गत लोकतांत्रिक गणतंत्र है ना। हमारे यहाँ क्या है, गणतंत्र है, मतलब कि राजा का बेटा राजा नहीं होगा, जनता जिसे चुनेगी वही शासन करेगा। गणतंत्र में राज्य प्रमुख हमेशा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से एक निश्चित समय के लिए चुनकर आता है। गणतंत्र के अर्थ में दो और बातें शामिल है। पहली यह कि राजनीतिक संप्रभुता किसी एक व्यक्ति जैसे राजा के हाथ में होने के बजाय लोगों के हाथ में होती है। दूसरी यह किसी भी विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग की अनुपस्थिति, इसलिए हर सार्वजनिक कार्यालय बगैर किसी भेदभाव के प्रत्येक नागरिक के लिए खुला है। एक तो गणतंत्र हो जाता है, मतलब एक एक जैसा व्यक्ति हमेशा नहीं होता, एक जैसे व्यक्ति के हाथ में हमेशा सत्ता नहीं होती, व्यक्ति बदलता रहता है। और दूसरा, जो विशेषाधिकार वर्ग है उसकी अनुपस्थिति होती है, मतलब किसी तरह का कोई भेदभाव यहाँ देखने को नहीं मिलता। किसके अंतर्गत? गणतंत्र के अंतर्गत। न्याय, न्याय बहुत अच्छे से जानते होंगे आप, लेकिन हम पढ़ लेते हैं। न्याय का भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख है, जिसे तीन विभिन्न रूपों में देखा जा सकता है: सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय और आर्थिक न्याय। सामाजिक न्याय से अभिप्राय है कि मानव मानव के बीच, सामाजिक न्याय मतलब क्या, ये बता रही हूं मैं आपको, कि मानव मानव के बीच जाति वर्ण के आधार पर भेदभाव न माना जाए और प्रत्येक नागरिक को उन्नति के समुचित अवसर सुलभ हो, है ना। जाति भेदभाव की बात यहाँ बताई जा रही है सामाजिक न्याय में। आर्थिक न्याय, उत्पादन एवं वितरण के साधनों को न्यायोचित वितरण वितरण हो और धन संपदा का केवल कुछ ही हाथों में केंद्रीकृत ना हो जाए, है ना। सभी जगह क्या हो, न्यायोचित इसका उत्पादन हो, ताकि क्या हो, धनी वर्ग के हाथ में ही जो है धन संपदा रह के ना रह जाए। फिर है राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय का अभिप्राय है कि राज्य के अंतर्गत समस्त नागरिकों को समान रूप से नागरिक और राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो, चाहे वह राजनीतिक दफ्तरों में प्रवेश की बात हो अथवा अपनी बात सरकार तक पहुंचाने का अधिकार। ठीक है, वीडियो अच्छा लग रहा है तो उसको लाइक करें। मैं अपने इस चैनल पर कॉम्पिटिटिव और क्लास 10 दोनों ही पढ़ाती हूँ। ठीक है, तो अगर आपके कोई कलीग्स ऐसा हो तो आप बिल्कुल उसे इन्फॉर्म करें। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का महत्व, प्रस्तावना क्यों जरूरी है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके बारे में अब हम बात करेंगे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वह मूल दर्शन और मौलिक मूल्य समाहित है जिन पर संविधान आधारित है। इस प्रकार यह भारतीय संविधान की क्या है, एक झलक है, दर्पण का काम करती है प्रस्तावना। प्रस्तावना को पढ़ लिया तो हम एक मोटा मोटा आकलन लगा सकते हैं कि संविधान के अंदर क्या है। ठीक है, संविधान की आत्मा और पूंजी के रूप में ये संविधान के विभिन्न प्रावधानों की व्याख्या करता है और उसका क्रियान्वयन करने के लिए एक मार्गदर्शक का ढांचा भी प्रदान करता है ना। मैंने बताया ना अभी आपको कि अगर आपने पढ़ लिया तो एक मोटा मोटा काम कर देगा ये। यह शासन के लिए मार्गदर्शक प्रकाश के रूप में कार्य करता है। नीति निर्माताओं, कानून निर्माताओं के लिए एक नैतिक दिशा निर्देश का कार्य करता है। यह न्याय, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के व्यापक लक्ष्यों की याद दिलाता है, जिन्हें उन्हें अपने निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। ये है क्या, इसकी प्रस्तावना का महत्व। ठीक है, मतलब प्रस्तावना को संविधान की क्या कहा गया है, पूंजी कहा गया है, संविधान की आत्मा कहा गया है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं आगे। पूरी प्रस्तावना मैंने इस पे आपको कंप्लीट करके दे दी है ना, कुछ भी अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। यह अपने नागरिकों की बहुलता और उनकी विविध पृष्ठभूमि, भाषाओं, संस्कृति और धर्मों को स्वीकार करके भारत की एकता
और विविधता का प्रतीक है। यह नागरिकों के लिए प्रेरणा का काम करता है, उन्हें राष्ट्र के प्रति उनके अधिकारों, कर्तव्यों, जिम्मेदारियों को याद दिलाता है। यह लोगों में देशभक्ति, नागरिक कर्तव्य, न्याय, समानता, भाईचारे के आदर्शों के प्रति प्रतिबद्धता की भावना को क्या करता है? पैदा करता है। क्या क्या चीज? प्रस्तावना। यह है महत्व प्रस्तावना का। ठीक है, मेंस में लिखने को आए तो आप लिख भी सकते हैं। चलिए, कुछ केस है जो प्रस्तावना के संबंध में थे। ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है एज पर द प्रीलिम्स, है ना? प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहीं से क्वेश्चन आएगा। ठीक, एक तो कौन से 3 शब्द जोड़े गए, संविधान में कितनी बार अभी तक संशोधन हो चुका है, इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। प्रस्तावना से संबंधित मुख्य मुद्दे और निर्णय, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट चीज है। ये चीजें आपको याद होनी चाहिए, जिसे जनरली बच्चे छोड़ते हैं। क्या प्रस्तावना भारत के संविधान का हिस्सा है? इसमें कुछ केस हुए थे, जैसे पहला केस हम पढ़ते हैं, बेरूबारी यूनियन केस 1960, है ना? बेरूबारी यूनियन केस 1960। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने भारत के प्रस्तावना के संबंध में निम्नलिखित 2 टिप्पणियां की। एक तो कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। कौन से मामले में ध्यान रखना है आपको? क्योंकि प्रस्तावना हमारे संविधान निर्माताओं के दिमाग की कुंजी के रूप में कार्य करती है, इसलिए संविधान में किसी भी अस्पष्टता की व्याख्या करने में वो सहायता प्रस्तावना से ली जा सकती है। इस प्रकार इस निर्णय के बाद प्रस्तावना की स्थिति यह थी कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। ये ध्यान रखना है, वो पूछता है कि इस केस के अकॉर्डिंग क्या था। यद्यपि संविधान की व्याख्या में इससे कुछ सहायता ली जा सकती है ना? ऐसा कहा कि आप कुछ कर रहे हैं या कहीं अटक गए तो आप प्रस्तावना से थोड़ी हेल्प ले सकते हैं, लेकिन यह संविधान का हिस्सा कतई नहीं है। ये किस मामले में कहा गया? ये कहा गया बेरूबारी मामले में 1960। चलिए अब आगे चलते हैं। उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत बार पढ़ा होगा आपने पॉलिटी में, केशवानंद भारती केस 1973। इस निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना पर अपना रुख पलट दिया और निम्नलिखित टिप्पणियां की। पहला क्या? कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना अब संविधान का हिस्सा मानी जाएगी। यह संविधान के कानूनों और अन्य विभिन्न प्रावधानों की व्याख्या में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इसके बाद एक ये केस है, जनरली बच्चे इसको नहीं पढ़ते, LIC ऑफ इंडिया केस 1995। सर्वोच्च न्यायालय ने एक बार फिर फैसला सुनाया कि संविधान प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है, लेकिन इसे भारत में न्यायालय में सीधे लागू नहीं किया जा सकता। ठीक है, कुल मिलाकर अगर अब बात की जाए तो वर्तमान की, तो अब जो है प्रस्तावना संविधान का भाग है। क्या प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना से संबंधित एक और महत्वपूर्ण चर्चा यह रही कि क्या प्रस्तावना को अनुच्छेद 368, है ना, इसमें संशोधन की प्रक्रिया दी है, इस अनुच्छेद में के तहत संशोधित किया जा सकता है या नहीं। इस मुद्दे पर राय के विकास को निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाक्रमों के माध्यमों से देखा जा सकता है, जैसे केशवानंद भारती केस। इसमें कहा गया कि सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है और इसलिए इसमें संशोधन किया जा सकता है, बशर्ते कि संविधान का जो मूल ढांचा है इसमें कोई संशोधन नहीं होना चाहिए। मूल ढांचे में कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन जब कह दिया कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का अगर हिस्सा है, तो संविधान का हिस्सा है तो संशोधन तो होना है, पॉसिबल है, संशोधन किया जा सकता है। प्रस्तावना में संशोधन,
प्रस्ताव संविधान की प्रस्तावना में केवल एक ही बार अभी तक क्या हुआ है, संशोधन हुआ है ना। अभी तक एक ही बार संशोधन हुआ है। शुरुआत में मैंने आपको बताया था, फिर से बता रही हूँ, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संविधान में संशोधन हुआ है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर हुआ है। अच्छा, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे मैंने एक और चीज पढ़ी थी, वो क्या थी, मौलिक कर्तव्य, है ना। मौलिक कर्तव्य भी इनकी सिफारिश पर ही जुड़े थे। तीन नए शब्द, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जोड़े गए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना एक आधारभूत दस्तावेजों और मार्गदर्शकों प्रकाश के रूप में कार्य करती है, जो पूरे संविधान के उद्देश्यों को क्या करती है, रेखांकित करती है। यह एक घोषणा है जो भारत के संविधान के लिए ज्ञान के स्रोत के रूप में कार्य करती है। इसलिए कानून बनाते समय विधि निर्माताओं को संविधान की प्रस्तावना की दहलीज पर इसकी जांच करनी होती है। ठीक है, आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब कुछ कथन है, ये भी पढ़ लीजिए क्योंकि ये भी एग्जाम में आते हैं। कृष्ण स्वामी अय्यर, कृष्ण स्वामी अय्यर ने क्या कहा? कृष्ण कृष्ण स्वामी अय्यर ने कहा कि संविधान की प्रस्तावना हमारी दीर्घकालिक सपनों का विचार है। ये तो आपको याद करना पड़ेगा। के एम मुंशी, हमारी संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल है। अर्नेस्ट बार्कर, प्रस्तावना को संविधान की कुंजी नोट कहा है। एम हिदायतुल्लाह, जो कि पूर्व न्यायाधीश हैं, इनने प्रस्तावना को अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा की भांति बताया है। ये प्रस्तावना से संबंधित सारे फैक्ट मैंने कवर करा दिए हैं। आप इसे पढ़ें, वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। इसी के आगे नेक्स्ट वीडियो में जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।